फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज चैनल के अंदर आपकी स्वागत है। तो यहाँ पर सर्विस की हम आगे बढ़ाते हैं इस कोर्स को। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था, इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो जितने भी हमारे कंप्यूटर नॉलेज चैनल के अंदर मैंने आपको 4S डोमेन मॉडल बताया था, सर्वर इंस्टॉलेशन करना है तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान से समझना होगा। तो सर्वर इंस्टॉल करना है तो फिर आपको क्या चाहिए, सभी की जो है वीडियोस मैंने बना चुका हूँ, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। ऐसे सर्वर्स कभी भी जो है हम इंस्टॉलेशन नहीं करते, कभी भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें काम करना पड़ता है और सभी वीडियोस को पार्ट वाइज देखिए समझे वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो सर्वर को इंस्टॉल करना है तो सर्वर्स को समझना ज़रूरी है पहले। तो उससे पहले आपको सर्वर कैसे करना है, कैसे सेटअप करना है, ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। ओके, तो मेन चीज़ ये होती है कि आपका कनेक्शन, आपका सर्वर्स वगैरह जो है किस तरह से होना चाहिए, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियोस में, जाकर देख लीजिए। सर्वर्स की बेसिक के अंदर भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पर सर्वर्स के सिस्टम्स के अंदर मिल जाएगा, IP एड्रेसेस के बारे में पता चल जाएगा। ओके, ऑलमोस्ट जितने भी हमारे कनेक्शंस वगैरह जो होते हैं मैंने आपको समझाया था। 6 नंबर सर्टिफिकेट हो गया, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट अप्रूवल और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया था, सर्टिफिकेट जो होती है वो मैंने आपको मिल गया था। यहाँ पर पिछली वीडियोस में बताया था कि पावर SMP और इसका सिस्टम्स बताया था, पावर प्लांट और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मैंने बताया था। तो आज जितने भी आप देख रहे हो, जितने भी आपके सिस्टम चल रहे हैं 24/7 जो होते हैं SMP से ही जुड़ा होता है। ओके, पावर सिस्टम्स, तो ये जो है हमें क्या देता है, पावर का एक बैकअप देता है। अब आपको सर्वर इंस्टॉल करना है तो सर्वर के टाइप्स जो होते हैं मैं इसको काफ़ी डिटेल में आगे समझाऊंगा, लेकिन जो भी सर्वर्स आप चाहते हो कि मेरा सर्वर का सिस्टम जो है काफ़ी बेहतर परफेक्ट तरीके से यूज़ हो, या फिर जो भी कंपनी जो होती है, स्टैंडर्ड कंपनी जो होती है, ये सर्वर के टाइप्स उनके पास होते ही हैं। तो इसको भी आप शुरू करते हो समझते हैं कि ये किस तरह के होते हैं। तो पिछली वीडियोस में जितने भी है वो जाकर देख लीजिए। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, जिससे कि नई वीडियो की जानकारी आपसे मिस ना। तो पिछली वीडियोस में मैंने कहा था कि ये जो है ये यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा इसी टॉपिक से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते समझते हैं सर्वर के टाइप्स और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखे, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखे तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना
नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हो कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी नहीं देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसकी भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हो कि सर्वर की जो बेसिक जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी के कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो जितनी भी कंपनी होती है, जैसे भी कंपनी होती है, उन सभी सिस्टम्स के अंदर सर्वर की टाइप्स जो होती है वो पहले रखी जाती है। मतलब कि उसको जो लिस्ट बनाई जाती है कि सर्वर जो होती है उस बजट के हिसाब से जो है हम सर्वर की टाइप्स बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपका बजट कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन बजट की प्रॉब्लम है तो फिर आपको थोड़ा बहुत जो है यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा बहुत जो है आपको फैसिलिटीज कम मिलेगी। जिनको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे सर्वर्स में पहले तो समझो कि नेटवर्क को समझो। कहने का मतलब है कि आपका डेटा इम्पोर्टेंट है और डेटा से भी इम्पोर्टेंट है उसकी सिक्योरिटी के फंक्शंस। तो इसी वजह से ही जो ये सर्वर के टाइप्स बनाए गए हैं, सर्वर के सिस्टम्स बनाए गए हैं। टाइप्स मतलब कि ये ऐसा नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से नहीं, मैं बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। तो अगर हम कोई भी कनेक्शन करते हुए जो टाइप्स जो होते हैं वो सभी मेन हमारे लैन नेटवर्क के अंदर मिलता है, लैन कनेक्शन के अंदर मिलता है, लैन कनेक्शन के सिस्टम के अंदर एंटर होता है। तो डेटा जो होती है, कनेक्शन जो होती है, ट्रांसमिटिंग होती है डेटा की सिस्टम जो होती है, या फिर रिसीविंग सिस्टम जो होती है। तो आपका जो है सर्वर के टाइप्स और इन्फॉर्मेशन का जो भी कनेक्टिविटी या कनेक्शन जो होता है, या फिर हमारा जो सिस्टम जो होता है वो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सर्वर का कंट्रोल, या फिर मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम। तो हमारे जितने भी एम्प्लॉय हो, चाहे फिर जो भी सिस्टम्स जो, उनको डेटा जो है 24/7 चाहिए, या फिर उनके ऊपर काम करना है, या फिर जो भी करना है। तो ऐसे में ये सर्वर टाइप्स बहुत काम की होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके बिना जो है आप यूज़ नहीं कर सकते हो सर्वर्स की टेक्नोलॉजी के अंदर। तो सर्वर के टाइप्स वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन
खास जो मेन इम्पोर्टेंट जो भी कंपनी होती है, जो स्टैंडर्ड कंपनी होती है, ये चीज़ें रखती है, हमेशा ये सर्वर्स रखती है। ओके, तो अगर आपने कोई एक सर्वर लिया है और उसी में आपने पहले से अपने पूरा जो है नेटवर्क बना दिया है, कनेक्शंस रख दिए, रैक बना दिए, ओके, तो अब हमारा काम आता है पूरा सर्वर। एक सर्वर आप लेने जाते हो तो वो 1.5 लाख का है, या फिर नया सर्वर अच्छे डेल कंपनी का है, एचपी कंपनी का है। यहाँ पर मैं एचपी कंपनी का ये मॉडल बता रहा हूँ, यहाँ पर ये सर्वर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेरी कंपनी के बजट अच्छा है तो मैं पहला सर्वर रखूँगा, उसका नाम, उसका जो काम होगा प्राइमरी सर्वर। ये प्राइमरी सर्वर होता क्या है, देखिए, जब भी पहली बार कोई सिस्टम जब बनती है, ओके, तो उस प्राइमरी सर्वर्स को ही हम बनाते हैं, उसी के अंदर ही पहले नया डोमेन हम बनाते हैं, नया सिस्टम बनाते हैं। तो नया डोमेन बनाने के लिए ADDS बनाते हैं, DNS बनाते हैं और DHCP और कुछ ऐसी सर्विसेज और फीचर्स हम ऐड करते हैं जिससे कि हमारा जो सर्वर बनता है। लेकिन ये कैसे बनता है कि अगर आप इसको लिनक्स पर चलाना चाहते हो या फिर विंडोज़ पर चलाना, कोई भी हो, हर एक कंपनी का अपना मेन प्राइमरी सर्वर होता है। ये प्राइमरी सर्वर जो होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपके जितने भी कंप्यूटर है, जो भी नेटवर्क है, जो भी रिक्वेस्ट आते हैं, जो भी सब कुछ जो है इसी से ही वो ट्रांसफ़र होगी, इसी से ही वो चेक होकर जाएगी और रिप्लाई इसी से ही मिलेगा। ओके, ये होता है प्राइमरी सर्वर का काम। ओके, इसके बिना पॉसिबल है नहीं। तो मेन प्राइमरी सर्वर अगर आप रखती हो तो हमेशा याद रखो कि उसकी जो स्विच जो होती है, जिसको मास्टर मेन स्विच बोलते हैं, अभी तो मैं आपके सामने ये ईथरनेट स्विच बता रहा हूँ, आपकी बजट कम है तो, लेकिन हमेशा मैं कहूँगा कि आप फाइबर ऑप्टिकल स्विच रखो, फाइबर ऑप्टिकल पूरा नेटवर्क रखो। ओके, ईथरनेट के अंदर इतनी स्पीड नहीं मिलेगी, ईथरनेट के अंदर इतना पावरफुल नहीं सिस्टम मिलेगा। हमेशा मैं कहता हूँ कि आप फाइबर ऑप्टिकल ही स्विच रखो, और इसी स्विच के अंदर अगर आप हो 100 Mbps वगैरह मास्टर स्विच है, या तो 15 Gbps, या जो भी है आपको सामने ऑलमोस्ट मिल जाता है। दूसरा जो सर्वर है उसे कहते हैं हम क्या, सेकेंडरी सर्वर। सेकेंडरी सर्वर होता ही है, प्राइमरी सर्वर है तो सेकेंडरी सर्वर होता ही है। अभी ये दोनों का काम एक ही है, लेकिन इसको कुछ लोग इसको स्टैंड बाय सर्वर भी बोलते हैं, उसको वेटिंग लेवल पर सर्वर भी बोलते हैं। ओके, ये सर्वर का काम क्या है, इसके अंदर भी जो है DHCP वगैरह प्रोटोकॉल जो भी आप इसके अंदर थोड़ा चेंजिंग करोगे, ये जो इसके अंदर भी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर है क्या, देखिए, प्राइमरी सर्वर क्या कहता है, प्राइमरी सर्वर की जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर जो प्राइमरी सर्वर हम बनाते हैं, तो अगर इसके अंदर फॉल्ट आ गया, मान के चलते हैं कि प्रोसेसर के साथ में जो SMPS है वो ब्लास्ट हो, मतलब कि वो जो है शॉर्ट हुआ, या ये जो है इसकी नेटवर्क में खामी आई, या फिर ऐसा कि ऑफलाइन हो गया, तो ऐसे में होगा क्या, जितने भी स्विच के साथ जुड़े हुए कंप्यूटर है, वो इंटरनेट के साथ काम करने वाले लोग हैं वो, और ऐसे में जो बहुत सारे जो सर्विसेज है वो सब कुछ ऑफलाइन हो जाएगी। तो सेकेंडरी सर्वर इसीलिए बनाया गया है कि अगर प्राइमरी सर्वर जो ऐसे ऑफलाइन होगा, या तो फिर सेकेंडरी सर्वर जो होता है वो जैसे वो ऑफलाइन उसको पता चल जाता, तो ये वाला सिस्टम सेकेंडरी सर्वर जो होता है वो प्राइमरी सर्वर की जगह ले लेगा। ओके, जिससे कि क्या होगा कि आपका ये सर्वर्स के अंदर जो भी खामी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट कर सकती हो, हार्डवेयर की प्रॉब्लम है तो। ओके, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि इसको जो है इन दोनों को काफ़ी सीक्वेंस वाइज ऑन ऑफ करना पड़ता है। अगर यहाँ पर ऐसा समझो कि मेरा ये सर्वर है प्राइमरी सर्वर, दूसरा है सेकेंडरी सर्वर, अगर मैंने इसको पहले ऑन किया तो ये समझ लेगा कि ये प्राइमरी सर्वर ऑफलाइन हो गया। क्यों, ऐसा कैसे पता चल जाता है इसको, ये हर एक सेकंड में एक एक्नॉलेजमेंट की, एक सेकंड में ये जगह भेजता है, इसको सिग्नल भेजता है, उसको एक्नॉलेजमेंट मिलता रहना चाहिए। तो ये जो है स्टैंड बाय मोड पर रहेगा। इसके अंदर कुछ भी चेंज करोगे तो सेकेंडरी सर्वर में जो है ऑटोमेटिक वो अपने अंदर ले लेता है। ओके, लेकिन मेन चीज़ है क्या, ये मेन प्रॉब्लम होती है क्या, ओके, कि अगर यहाँ पर अपने पावर ऑन होने में या पावर शट डाउन होने में
थोड़ी सी भी गलती की तो सेकेंडरी सर्वर बन जाएगा प्राइमरी सर्वर। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में। इस वजह से जो इसके अंदर कुछ सेटिंग्स वगैरह जो होती है, जो सेकेंडरी सर्वर अगर प्राइमरी सर्वर ऑन होता है तो फिर इसको सेकेंडरी मोड पे जाना होगा, इस वजह से भी होता है। कुछ ऐसे भी सिस्टम्स होते हैं जो आगे बताऊंगा प्रैक्टिकल करके कि इसको आपको ऐसा सर्वर्स बनाना, जैसे कि मान के चलते हैं कि इसकी हार्ड डिस्क जो है 4 खराब हो गई और इसका मदरबोर्ड उड़ गया, हो गया मतलब इसके मदरबोर्ड के अंदर कोई खामी आ गई। अब ये सर्वर जो है पूरा बेकार हो गया। लेकिन सेकेंडरी सर्वर में अब जो है, जो यहाँ पर सेटिंग, जो भी डेटा यहाँ पर था, 1 MB भी कम नहीं, 1 MB भी थोड़ी सी चेंज नहीं प्राइमरी सेकेंडरी सर्वर में। ओके, सब कुछ जैसा डेटा होगा यहाँ पर भी होगा। तो इस तरह से आपके सामने जो है जैसे कि HTTP, DNS, DHCP प्रोटोकॉल पॉलिसी, सब कुछ जो आपको देखने को मिलता है। तो जैसे होगा इस तरह से आपको सेटअप करना ज़रूरी है। तो ईमेल है, एप्लीकेशन से, वेबसाइट से, और भी बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह जो है आपको देखने को तीसरे सर्वर में मिल जाती हैं। ओके, अब ये सर्वर क्या होता है कि आप अपने हिसाब से बना सकते हो। किसी को ईमेल सर्वर्स बनाना है, किसी को वेबसाइट सर्वर बनाना है, और भी बहुत सारे जो सर्वर्स बनाना आपको बनाना तो बना सकते हो। लेकिन अब ध्यान में रखिए कि हमेशा प्राइमरी सर्वर, प्राइमरी सेकेंडरी सर्वर्स बनाते हो, इसी तरह से प्राइमरी मास्टर नेटवर्क से सेकेंडरी स्विच भी आपको रखनी पड़ती है, क्योंकि सर्वर की हार्डवेयर सिस्टम से कभी भी कोई भी चीज़ जो है इलेक्ट्रिकल ख़राब हो सकती है। तो उसके साथ जो अल्टरनेट कोई सॉल्यूशन लेकर आना होता है। अल्टरनेट का मतलब कि अगर ये खराब होता है तो उसकी जगह कोई और लेना ज़रूरी है। उसी तरह से राउटर को भी जो है आपको फायरवॉल वगैरह जो होती है इसके अंदर भी आपको स्पीड अच्छी तरह से मिलनी चाहिए। तो अब लास्ट में ये सर्वर जो होता है जिसको कहते हैं हम RODC सर्वर, या फिर आप बैकअप सर्वर भी एक तरह का कह सकते हो। इसके अंदर जो है सारी सेटिंग्स होगी, लेकिन आपको चेंज नहीं करने देगा। ओके, ये चीज़ आप चेंज कर सकते हो, कुछ सेटिंग्स वगैरह जो होती है। ये 4 सर्वर्स आपको देखने को मिल ही जाएंगे, प्राइमरी सर्वर, सेकेंडरी सर्वर, RODC सर्वर, बैकअप सर्वर, बाकी के बहुत सारे टाइप्स के सर्वर्स हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके 1 बाय 1 समझाऊंगा। इसके ईमेल, एप्लीकेशन, वेबसाइट और भी बहुत सारे जो सर्वर्स वगैरह जो है आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें एरेस, डेटा सेंटर, हार्ड डिस्क एरेस, सब कुछ जो है आपको ऑलमोस्ट मिलता है। तो यहाँ पर स्टोरेज जो होता है, स्टोरेज का डेटा होता है, सारे जो क्लाइंट होते हैं या सर्वर्स जो होता है आपको देखने को मिल ही जाता है, जिनमें बैकअप सर्वर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बैकअप से ज़्यादा की लाइन सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आपको जो सम कुछ कंपनी के हिसाब से जो है हम लेते हैं बैकअप सर्वर जो होते हैं, या फिर स्टोरेज सर्वर, या जिसको हम कहते हैं नास सर्वर, या तो फिर डेटा सेंटर्स में ऐसे सर्वर्स जो होते हैं उसके अंदर भी इस तरह के सर्वर्स होते हैं। ओके, ये देख रहे हो आपके, ये जो है साइज हमें देती है, स्टोरेज की कैपेसिटी, ऐसे डेटा होते हैं। जैसे जैसे डेटा फुल होते जाएंगे, जैसे जैसे ये सर्वर फुल होता है, ये फुल हुआ, ये फुल हुआ, या तो फिर इनका डेटा यहाँ पर हमें इसकी अगर कोई स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी है तो इस तरह से आप कुछ सर्वर्स ले सकते हो। तो ऐसे सर्वर्स में इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती है वो आपको देने के लिए, आपको लेने के लिए जो है आपको सर्वर्स उस हिसाब से लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसके अंदर देख सकते हो हार्ड डिस्क कितनी लगा सकते हो एक सर्वर, सिंगल सर्वर के अंदर, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटी देखो कितनी बढ़ चुकी है। हाँ, मैंने आपको समझाया था कि सर्वर की हार्डवेयर की बेसिस के अंदर की किस तरह के सर्वर्स होते हैं, और यहाँ पर हमेशा कनेक्शन जो है हम करते हैं, आगे कैसे होगा वो भी बताऊँगा मैं आपको। ओके, तो सर्वर जब भी आप कनेक्शन करो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि फाइबर टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। फाइबर टेक्नोलॉजी से बेहतर कोई टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, आगे हो सकती है। तो प्राइमरी सर्वर्स के अंदर थोड़ी बहुत समझ लेते हैं। तो अगर प्राइमरी सर्वर आप लेते हो तो याद रखो कि हमेशा मास्टर स्विच में ही रखो, प्राइमरी सर्वर को मास्टर स्विच में कनेक्शन रखो, और मिनिमम 2 तो कनेक्शन होनी चाहिए। तो 2 IP एड्रेस होंगे और DNS एक ही होगा, ये चीज़ बात ध्यान में रखिए। तो प्राइमरी सर्वर का मतलब होता है कि जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क डेटा ट्रांसफ़र होगा वो मेन सर्वर सिस्टम से होगा। अब इसके अंदर बहुत आगे जाके समझाऊंगा, प्राइवेट सर्वर सिस्टम के अंदर डीपली आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके,
तो डोमेन जो होता है इसके अंदर हम लिखते हैं डोमेन पॉलिसी, लिखते हैं यूजर्स बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, ओयू बनाते हैं, डीएचसीपी सर्वर्स बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस प्राइमरी सर्वर्स के अंदर पहले बनाते हैं। तो सर्वर को पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंस्टॉल करने से पहले सर्वर्स की हार्ड डिस्क हमने देख ली, कंप्लीट कर लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद फिर आप जो है कनेक्शन करते हो, फिर जो भी आप अपडेट वगैरह करते हो, नेम चेंज करते हो, सब कुछ जो है आप करते हो। फिर वहाँ से जो है फिर आप जो भी आप डोमिनेट करते हो, आईपी एड्रेस ऐड करते हो, अपनी लिस्ट के हिसाब से चलना है। तो जो है वो आप एंटर करने के बाद प्राइमरी सर्वर जो है ऑन स्टार्ट करते हो। अब हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिए कि सर्वर आप यूज़ करते तक कनेक्शन उसका फाइबर कनेक्टिंग ही रखो। हमेशा मैं कहता हूँ कि फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन बेहतर होता है, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी बेहतर होती है, ईथरनेट यूज़ नहीं होगा। ओके, तो एसएफपी भी बेहतर होनी चाहिए, एसएफपी जो हमारे स्विच के अंदर लगती है। ओके, एसएफपी भी बेहतर हो, मिनिमम 40 Gbps तो होनी चाहिए। ओके, तो 14 Gbps की एसएफपी जो रखोगे और उसका एक कनेक्शन जो है सर्वर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा आपको। ओके, दूसरा होता है सेकेंडरी सर्वर। सेकेंडरी सर्वर मैंने अभी जैसे बताया कि उसको भी जो है आप कनेक्शन करो, लेकिन इसको सेकेंडरी स्विच में रखो। मास्टर स्विच में प्राइमरी स्विच रखो, लेकिन सेकेंडरी स्विच में आपको सेकेंडरी सर्वर रखिए। ऐसा क्यों मैं आगे जाके समझाऊंगा। ओके, वो कि ऐसा सेटअप करना है वो भी बताऊंगा। इसको भी जो है 2 मिनिमम कनेक्शन आपके पास होने ही चाहिए, 2 रखो। सिंगल पे करोगे तो पूरा लोड इससे के ऊपर पड़ेगा, लेकिन 2 रखोगे हम नेटवर्क टीमिंग करेंगे जब, तो आपको पता चलेगा सर्वर 2012 के अंदर। इसको भी फाइबर ऑप्टिकल से कनेक्ट करो, एसएफपी अच्छी रखो, स्पीड अच्छी मिलेगी। अब सेकेंडरी सर्वर का मतलब होता है कि जितने भी डेटा कॉमन डेटा उसके पास होंगे, जो भी प्राइमरी सर्वर में करोगे वो सेकेंडरी सर्वर में ऑटोमेटिकली वो ऐड होता जाएगा। ओके, चेंज भी कर सकते, लेकिन तब जब ये लेकिन इसका मेन काम क्या है कि देखिए यहाँ पे समझिए कि बाय मेन सर्वर सिस्टम से हम जो है वेट करते हैं, स्टैंड बाय का मतलब कि ये वेट करता है। वो देखता है कि जब तक कि प्राइमरी सर्वर जो है ऑफलाइन या फिर उसका कोई भी कनेक्शन, इसके कम्युनिकेशन इसके पास नहीं मिलता, इसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता, हर 1 सेकंड में जो है इसको चेक करता रहता है। ये एक हमेशा डेटा भेजता है सेकेंडरी सर्वर। इसको कैसे पता चल जाता है कि प्राइमरी सर्वर ऑफलाइन है, इसको सेकेंडरी सर्वर से प्राइमरी होना है, क्योंकि हमेशा ये जो है अपने एक्नॉलेजमेंट के हिसाब से चलता है। सर्वर जो होता है जैसे ही वो ऑफलाइन होता है तो जो है सामने वाले सिस्टम्स को जो है वो पता चल जाता है कि इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो वो ऑटोमेटिकली पूरी सर्विस जो है वो स्टैंड बाय मोड से सीधा मेन प्राइमरी सर्वर बन जाएगा। तो अभी ये जो है वर्क करता है, सेव डेटा करता है, कहाँ से, प्राइमरी सर्वर से, और सब कुछ जो है वो इसी के अंदर भी मिल जाएगा। मतलब कि एक बैकअप मिल जाता है। एक आपका तरीका ये है कि अगर मेन वो सर्वर प्राइमरी सर्वर ख़राब हो गया तो सेकेंडरी सर्वर जो है वो काम कर सकता है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो है डेटा डोमेन है, डोमेन पॉलिसी है, फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो डेटा आपको वैसा ही मिलेगा। तब तक जो है प्राइमरी सर्वर को आप रिपेयर कर सकते हो, उसके हार्ड डिस्क वगैरह जो चेंज वगैरह करना है कर सकते हो। और ये जो सर्वर जो एक असिस्टेंट होता है, असिस्ट करता है प्राइमरी सर्वर को, मतलब कि इस प्राइमरी सर्वर को ये हेल्प करता है जब प्राइमरी सर्वर ऑफलाइन हो जाता है, या फिर आप कोई भी ऑनलाइन पर भी हो या ऑनलाइन हमारा प्राइमरी सर्वर हो, लेकिन हमेशा ये जो चेक करता रहता है वो मेंटेनेंस या बैकअप पर चला गया हो, या फिर आपका कोई सिस्टम जो है वो पावर की प्रॉब्लम आ चुकी हो, इस प्राइमरी सर्वर्स के अंदर कोई पावर की मेन मदरबोर्ड के अंदर प्रॉब्लम हो चुकी है, तो सेकेंडरी सर्वर जो होता है वो काम करना शुरू कर देता है। ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और सेकेंडरी सर्वर से प्राइमरी सर्वर की तरह वर्क करता है। लेकिन आपके जितने भी कंप्यूटर के चलाने वाले एम्प्लॉय है, यूज़र है, सिस्टम्स को जो है वो ठप नहीं होना था, मतलब कि वो जो ऑफलाइन, मतलब कि उसका है कि वो बंद नहीं होना, आपका नेटवर्क बंद नहीं होने देगा, प्रॉब्लम नहीं होने देता। ईमेल वगैरह जो होती है, सेटिंग्स वगैरह जो होती है वैसे की वैसे रहती है। तीसरी सर्वर की टाइप्स होती है जो आज के टाइम के अंदर बहुत यूज़ होती है, और इसको बैकअप की तरह भी लिया जाता है, जिसको कहते हैं RODC सर्वर। इसको भी मैं आगे जाके समझाऊंगा बेहतर तरीके से, इसके भी बहुत सारे काम की चीज़ें। तो RODC सर्वर क्या है? RODC
ओके, रीड ओनली डोमेन सिस्टम से, तो डोमेन कंट्रोल में ये सिर्फ रीड करता है। ओके, वो अपने डेटा के अंदर डेटा सेव करेगा, रीड करेगा, लेकिन आपको कुछ चेंजिंग वगैरह नहीं करने देगा। अभी इस तरह की जो सर्वर है वो कौन रखता है? गूगल जैसी कंपनी रखती है, फेसबुक जैसी कंपनी रखती है, यूँ कहे कि मिडिल टाइप की कंपनी रखती है, प्राइवेट टाइप की भी कंपनी ज़्यादा रखती है। प्राइवेट टाइप की कंपनी जो होती है वो ज़्यादा रखती है, क्योंकि ये जो है चेंज नहीं करने देता है। आपके डेटा अगर दोनों सर्वर में डैमेज हुए या फिर जो भी सिस्टम हुए, तो इस RDC से जो है हमें फ़ायदा बहुत मिलता है। आगे जाके डिटेल में भी समझाऊंगा, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इसके अंदर एग्रीगेटरी, DNS, DSCP प्रोटोकॉल, पॉलिसी वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ओके, देख रहे हो ये चीज़ आपके सामने, ये एक RDC सर्वर, इसको भी जो है सेकेंडरी स्विच में ही रखो, सेकेंडरी स्विच के अंदर और कनेक्शन बनाओ। और ये देख रहे हो ये स्विच के अंदर मिनिमम 2 कनेक्शन रखो। इसको भी मैं कहूँगा कि आप फाइबर पे ही रखो, फाइबर कनेक्टिविटी में ही रखो। तो RDC सर्वर्स का जो मेन जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है सर्वर्स का, ये एक RDC होता है। इसको जो है सभी डेटा को रीड करने की परमिशन होती है और सेव करने की परमिशन होती है, लेकिन इसके अंदर इस सर्वर्स के अंदर कुछ सेटिंग्स चेंज नहीं करोगे तब तक जो है आपको चेंज नहीं करने देगा, आपको कोई भी डेटा एंटर करने नहीं देगा, सेटिंग्स चेंज नहीं करने देगा। ये सिर्फ अपने हिसाब से काम करेगा। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें डाल सकते हो वो आपको पहले सेलेक्ट करनी होती है। RDC में चाहते हो कि मैं डोमेन सिस्टम का पूरा डेटा एंटर होने देना चाहता हूँ, पॉलिसी, यूज़र ग्रुप, DSCP वगैरह, पॉलिसी का काम करना, बहुत सारे फीचर्स वगैरह, फेसेस वगैरह, ये सिर्फ रीड करेगा, लेकिन वो रिप्लाई किसी को नहीं भेजता। ओके, ना ही किसी कंप्यूटर के अंदर रिप्लाई जो है वो ट्रांसमिट करता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये क्या होता है कि ये सर्वर एक तरह का असिस्ट होता है प्राइमरी सर्वर, सेकेंडरी सर्वर। प्राइमरी सर्वर हो या सेकेंडरी सर्वर, दोनों की तरह असिस्ट काम करता है, और ऑफलाइन हो या ऑनलाइन ये दोनों के अंदर काम करेगा। लेकिन ये जो होता है वो फैसिलिटीज, यूज़र सेटअप्स वगैरह जो होती हैं वो अपने सेलेक्ट किए हुए सिस्टम के हिसाब से चलेगा। ओके, RDC सर्वर जो होता है वो हर जगह पर आपको बहुत काम आता है। ओके, ये क्या होता है, ये सर्वर जो ऑटोमेटिकली हमेशा हर चेंज हम करते हैं, तो ये जो है हमारा सिस्टम के अंदर लैन कनेक्टिविटी के हिसाब से चलता है। ये स्मॉल, छोटे से छोटी भी आप चीज़ जो है वो प्राइमरी सर्वर और सेकेंडरी सर्वर में चेंज करते हो तो वो पूरा डेटा अपने अंदर एंटर करता है। मतलब कि वो जो है पूरा चेक करके वो अपने अंदर क्या कौन सा नया डेटा आया तो वो अपने अंदर एंटर कर लेता है, सेकेंडरी सर्वर की तरह ही। लेकिन सेकेंडरी सर्वर में आप कुछ चेंज कर सकते हो, लेकिन RDC में चेंज नहीं होने देगा। इसके अंदर कुछ सेटिंग्स आपको करनी पड़ती है, कुछ पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है, तब जाके आप इसको बना सकते हो। ये सर्वर जो होता है हम जो ऑटोमेटिकली चेंज करते हैं, ओके, ऑटोमेटिकली चेंज करता है, लेकिन ये हम रीड करता है। ओके, तो ये जो होता है हमारे बिना, हमारा इम्पोर्टेंट सर्वर सेटिंग्स के बिना हम जो है ये चीज़ें RDC सेटअप नहीं करते। चौथा जो होता है, फोर्थ नंबर का एप्लीकेशन सर्वर होता है। एप्लीकेशन सर्वर्स के अंदर एक्टिविटी, DNS, एप्लीकेशन सर्वर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वगैरह जितने भी होते हैं वो हम ADDS सर्वर्स में, एप्लीकेशन सर्वर्स में हम रखते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन सर्वर्स के अंदर फाइबर ऑप्टिक SFP सिस्टम के अंदर आपको एप्लीकेशन के हिसाब से, सॉफ्टवेयर के हिसाब से काम करना होता है। तो एप्लीकेशन सर्वर्स जो होता है हम यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, सॉफ्टवेयर देते हैं, यूज़ करते हैं, बहुत सारे जो मेन सर्वर सिस्टम होते हैं, और ऊपर से हम जो है इसके अंदर सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम डालते हैं जो हमारा सेव करता है, हमारा डेटा सेव होता है, वो एप्लीकेशन सर्वर्स के अंदर होता है ऑलमोस्ट। तो डोमेन पॉलिसी, एप्लीकेशन सर्वर टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, खास तरीके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर, और हमारा जो है लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना। एडोब रीडर के लाइसेंसेस वगैरह या फिर जो भी हम सेटिंग्स वगैरह रखते हैं तो उस सर्वर्स के अंदर हम एंटर करते हैं। ओके, अगर 600 कंप्यूटर है, 300 कंप्यूटर है, उनको एप्लीकेशन, मतलब कि उनको सॉफ्टवेयर, उनको प्रोग्राम जो है PCL जो होते हैं वो हमें जो है एप्लीकेशन के सर्वर के हिसाब से चलना ज़रूरी है। ये सर्वर जो होता है ऑटोमेटिकली डेटा या फिर एप्लीकेशन जो भी होता है वो प्राइमरी सेकेंडरी के हिसाब से ही वो भेजता है। कभी भी जो है डायरेक्टली ऐसे एप्लीकेशन सर्वर जो है वो काम नहीं करता। तो प्राइमरी सर्वर, सेकेंडरी सर्वर जो होता है वो
उसी के हिसाब से जो ये सर्वर्स काम करेगा। इससे डायरेक्टली उसको डिसाइड उसको अलाउ नहीं है। ओके, तो ये सर्वर के टाइप्स है। तो प्राइमरी सेकेंडरी सर्वर जो होती है वो डिसाइड करती है कि कौन सा डेटा इसको भेजना है या नहीं भेजना है। ओके, जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के रिलेटेड सॉफ्टवेयर होगा, प्रोग्राम का डेटा होगा, तो उसी के पास जाएगा, एप्लीकेशन के सर्वर के पास। अगर ईमेल का सर्वर है तो ईमेल चेक करता है, तो ईमेल जो उसी को डेटा भेजेगा ईमेल के सर्वर के पास। ओके, और टाइप के सर्वर से आपको मैं बताऊंगा। अब 5 नंबर का बैकअप सर्वर होता है। नाम से ही काम का पता चलता है, इसको भी जो है 2 कनेक्शन मिनिमम फाइबर ऑप्टिकल से ही रखो। बैकअप सर्वर का मतलब होता है कि आपका कंप्यूटर का जो मेन डेटा होता है, आप चाहते हो कि टाइम टू टाइम जो है डेटा स्टोर करना चाहते हो, या फिर आपको जो है वो डेटा सेव करना चाहते हो प्राइमरी सर्वर, या फिर पूरे नेटवर्क में से डेटा सेव करना चाहते हो, तो वो काम करेगा बैकअप सर्वर। उसके साथ जो होते हैं डोमेन भी, डोमेन पॉलिसीज को, इन सभी के अंदर जो है आपको डिपेंड करता है कौन कौन सा सेलेक्टिव आप डेटा लेते हो। बैकअप सर्वर जो होता है और एप्लीकेशन का भी डेटा आपके अंदर लेना है तो वो आप ले सकते हो, और उसके साथ क्लाइंट कंप्यूटर की भी डेटा सेव कर सकते हो। ये जो सर्वर सिस्टम्स के अंदर आपको अलाउ करता है। जिस सर्वर को आप ऑटोमेटिकली बना सकते हो, आगे जाके समझाऊंगा। बैकअप सर्वर को काफ़ी बेटर तरीके से समझाऊंगा। मैन्युअली सेव करेंगे इसको, आप मैन्युअली सेव कर सकते हो और ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। ऑटोमेटिकली मतलब पर्टिकुलर टाइम जो होता है, ओके, वो टाइम सेट कर दो। आप चाहते हो कि शाम के 4 बजने के बाद बैकअप एंटर हो जाए, आप चाहते हो कि दोपहर 12 बजे के बाद बैकअप एंटर हो जाए, या 5 बजे के बाद पूरा बैकअप एंटर हो जाए। तो ये जो है बैकअप सर्वर्स के अंदर होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो अगर आगे हम देखते हैं कौन सा डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर जो होता है वो क्या होता है, ऐसा समझो ये सर्वर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर बड़े बड़े हेवी हाई लेवल की इम्पोर्टेंट हेवी डेटा जो होते हैं हम सेव करते हैं इसके अंदर डेटाबेस सर्वर्स। इसके अंदर एक्टिविटी DNS, NAS, क्लाउड सर्वर्स वगैरह जो होते हैं। मेन डेटा जो चाहते हैं कि आपका डेटा सर्वर्स के ऊपर, जो बड़े बड़े सर्वर्स की यूँ कहें कि डेटा सेंटर्स होते हैं, तो ये डेटाबेस सर्वर्स में आपको मिलता है। तो डेटाबेस सर्वर जो होता है हर मशीन के साथ, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, लेकिन ट्रांसफ़र करता है कैसे, मेन सर्वर सिस्टम के हिसाब से होगा, जो प्राइमरी सेकंड के हिसाब से होता है। तो एक्टिविटी डोमेन सर्विस पॉलिसी यूज़र बहुत सा चीज़ें आपको देखने को मिलता है। बैकअप सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, वो भी बहुत सा चीज़ें आपको देखने को मिलता है। ये जो है क्लाइंट ने ना सर्वर नेटवर्क एड्रेस और इसके अंदर कोई भी ऑटोमेटिकली या फिर मैन्युअली डेटा आप देते हो, तो ये मेन टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो मेन हमारे स्विच और दूसरे भी मेन हमारे कनेक्शन सेटअप जो होता है आउटसाइड के फाइबर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर्वर जब हम यूज़ करते हैं तो हमेशा यूज़ करो स्टैक नेटवर्क स्विच के अंदर। स्टैक नेटवर्किंग स्विचेस फाइबर ऑप्टिकल मेन मास्टर स्विच होती है, ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमेशा मैनेजेबल स्टैक नेटवर्किंग फाइबर ऑप्टिकल स्विच ही रखिए। अगर आपके पास बजट है तो फाइबर नेटवर्क स्टैक नेटवर्किंग, मैंने आपको बताया था स्टैक नेटवर्किंग किसे कहते हैं, देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा, इसी टॉपिक से इसी वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है यहाँ पे जीमेल के अंदर,
किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पे जैसे क्लिक करो तो बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।